हरि ओम। वैयाकरण भूषण सारे अस्माभिः यस्तने दिवसे फलस्य विषये व्यापारस्य च विषये अर्थात धात्वर्थः यह खलु व्यापारः धात्वर्थस्य यत् फलं तयोः फल व्यापारयोर् विषये चिन्तनं कृतमासीत्। फलं विक्लित्यादि इत्युक्तं व्यापारस्तु भावनाभिधा साध्यत्वेनाभिधीयमाना क्रिया इत्यप्युक्तं तत्र चर्चा कृता। अत्र विषये भर्तृहरिणा अपि या कारिका उक्ता सापि चर्चिता। यावत् सिद्धमसिद्धं वा साध्यत्वेनाभिधीयते आश्रितक्रमरूपत्वात् सा क्रियेत्यभिधीयते इति। यत्र क्रियान्तरस्य आकांक्षा नोदेति यथा पचति करोति इति तिङन्तपदे, किन्तु पाकः कृतिः इत्यादौ कृदन्तपदे क्रियापदे उक्तेपि क्रियान्तरस्य आकांक्षा उदेति। यथा पाकः जातः, पाकः नश्यति, पाकः नष्टः इत्यादि। एवमेव कृति अस्ति, कृतिर्जायते, कृति नष्टा इत्येवं। किन्तु करोति इति क्रियापदे उक्ते अन्यस्याः क्रियायाः अथवा क्रियापदस्य अपेक्षा न भवति, आकांक्षा नोदेति। एवमेव पचते इत्यत्रापि यत्र क्रियान्तरस्य आकांक्षा नोदेति तादृशं पदमेव साध्य व्यापारं वक्ति। अतएव उच्यते असत्वभूतो भावश्च तिङ् पदैरभिधीयते। असत्वभूतो यह भाव है, यह व्यापार है, अर्थात असत्वभूत क्रिया इत्युक्ते साध्य क्रिया तिङ् पदैरभिधीयते। तिङन्तैः पदैः उच्यते। कृदन्त पदैः अथवा कृत प्रत्ययैः या खलु क्रिया उच्यते सा क्रिया तु सिद्धा इत्यपि पूर्वम् अस्माभिः स्थापितम्। इदानीम् अग्रे अनुष्ठीयते। अयं व्यापारः खलु सच व्यापारः साध्य व्यापारः फूत्कारत्वदसंतापनत्व यत्नत्वादि तत्तद्रूपेण वाच्यः। ऐसा मूल पंक्ति विद्यते। अयं व्यापारः फूत्कारत्व अदसंतापनत्व यत्नत्वादि तत्तद्रूपेण वाच्यः। पचति इत्यादौ तत्तत्प्रकारक बोधस्यानुभव सिद्धत्वात्। अर्थात ये जो व्यापार है वो वस्तुतः है, ये व्यापार कई अवान्तर व्यापारों का समूह होता है। जैसे पाकक क्रिया कर रहे हैं तो पाकक क्रिया में आप चूल्हे को जलाते हैं, उसमें फूंक मारते हैं, उसमें काष्ठ संयोजन करते हैं, आग जलाते हैं, उसके ऊपर पात्र धरते हैं, कई प्रकार के यत्न होते हैं। वो सारे यत्न अवान्तर छोटे छोटे कई व्यापार होते हुए एक सामूहिक बुद्धि से वो एक व्यापार हो जाता है, उसको हम एक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ यही कहा कि ये जो व्यापार है अयंच व्यापार है फूत्कारत्वद संतापनत्व यत्नत्वादि तत्तद रूपेण वाच्य है। इसमें ये फूत्कारत्व फूत्कार व्यापार में पाया जाने वाला जो धर्म है फूत्कारत्व अधसंतापनत्व चुल्लूपरिधारणत्व, इसी प्रकार निशम को करने वाला यत्न उसमें यत्नत्व इत्यादि रूप से ये धातु का वाच्य होता है ये व्यापार। क्यों कि पचति इत्यादि में फूत्कारत्वादि प्रकारक अर्थात तत्त प्रकारक इस विशेषणता वाले या इस विशेषता वाले
अनेक अवान्तर व्यापारों का बोध होता है। आप देखते हैं प्रत्यक्ष में जो वस्तु है उसका अपलाप नहीं किया जा सकता, इसलिए ये व्यापार जो है साध्य व्यापार या धात्वर्थ व्यापार, ये फूतकारत्वादि अनेक रूप से तत्त वाच्य है। अब एक प्रश्न होता है कि यदि पाक व्यापारे पचधातुक्त व्यापारे यदि फुत्कारत्वादयः अनेके अवान्तर व्यापाराः प्रतीति पथमायान्ति तर्हि स पचधातुः नानार्थकः संजातः। नानार्थकः अस्ति वा? पचधातुः नानार्थकः इति वक्तुं शक्यते वा? यतोहि कश्चन फूत्कारं करोति किं करोत्ययम् इति प्रश्ने सति उच्यते पचत्ययम्। कश्चन चुल्युपरि पात्रं निदधाति, कश्चन पृच्छति किं करोत्ययम् उच्यते पचत्ययम्। एवं रूपेण पच धातोः नानार्थकता भवति वा? यतोहि तादृशाः व्यापाराः तत्र दृश्यन्ते, अतः उच्यते न च नानार्थतापत्तिः। कहा यह नानार्थता की आपत्ति नहीं करे। यद्यपि अवान्तर व्यापार फूतकारत्वादि पच धातु या पच के द्वारा कहे जाने वाले पाक व्यापार में ये दृष्टिगोचर होते हैं, फिर भी इसको नानार्थक नहीं कह सकते। न च नानार्थतापत्ति ही कथम का तदादि न्यायेन बुद्धि विशेषादेः शक्यतावच्छेदका नाम अनुगमकस्य सत्वात्। जैसे तदादि न्याय में होता है, तदादि शब्द घट के वाचक भी हैं। तद शब्द के द्वारा घट का बोध भी होता है, पट का बोध भी होता है, सबके लिए सर्वनाम शब्द है तत्। तो घट है के लिए स घट है, स पट है, स मठ है, स छात्र है, सा छात्रा इत्यादि रूपेण तत्शब्द बहुत अर्थों के लिए प्रयुक्त होने के कारण से आप उसको नानार्थक मानेंगे क्या? नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? यद्यपि ये अर्थ तत्शब्द के हैं, तत्शब्द के द्वारा इन अर्थों का बोध होता है, किंतु जिस समय उस तत्शब्द का या तदादि शब्द का प्रयोग वक्ता जिस अर्थ को उद्देश्य करके करता है, अपनी बुद्धि में जिस अर्थ को रख करके करता है, उस समय वो एक ही शक्यतावत छेदक बना रहता है। हाँ, शक्यतावत छेदक का अनुगमक एक रहता है। यद्यपि घटपट मठादि तत्शब्द के वाच्य हैं, अनेक अर्थ हैं, अनेक अर्थ बोधित होते हैं, किंतु ये हर जगह या हर बार ये नानार्थक नहीं होता, बल्कि जब भी ये प्रयुक्त होता है जिस अर्थ को उद्देश्य करके उस अर्थ का ही वाचक होता है, उसी एक अर्थ का ही वाचक होता है। तो जैसे तदादि न्याय में तत् आदि शब्द बुद्धि में जो उद्देश्य करके जिसके लिए घट के लिए प्रयुक्त किया है, तो उस समय तत्शब्द का अर्थ घट ही है, पट नहीं है। पट को बुद्धि में उद्देश्य करके, पट को आप केंद्र बना करके अथवा पट को उद्देश्य बना करके यदि आप तत्शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो उस समय पट ही उसका वाच्य हुआ, पट ही उसका अर्थ हुआ। वैसे ही ये पचादि धातु के द्वारा यद्यपि अवान्तर सारे व्यापार तत्त रूप में वाच्य होते हैं, फिर भी नानार्थता नहीं है। क्यों कि बुद्धि विशेष में शक्यतावच्छेदकों का अनुगमक एक बैठा हुआ है। अर्थात वो विक्लित्य अनुकूल व्यापार का जो समूह है, विक्लित्य अनुकूल व्यापार के अवान्तर फुत्कार आदि व्यापारों का जो समूह है, उन सब में बुद्धि विशेष में शक्यतावच्छेदक का अनुगमक एक बैठा हुआ है। एक ही बुद्धि में बैठा हुआ है कि हमें विकृति करनी है, विकृति रूप फल पैदा करना है इस व्यापार में।
इस व्यापार के द्वारा। तो वहां अर्थात जिस विक्लित्यादि फल को उद्देश्य करके, बुद्धि में उसको उद्देश्य करके आप पच धातु का प्रयोग कर रहे हैं, तो वहां उस पच का अर्थ वही हुआ। यदि फुतकार को ही उद्देश्य करके यदि आप कहना चाहते हैं पच के द्वारा, तो वहां पर वो एक ही अर्थ हुआ। यदि आप अन्य अन्य अवान्तर व्यापारों के लिए भी उसका प्रयोग कर रहे हैं, जैसा कि आप फूंक लगाते हुए को आप कहते हैं, फूंक मारते हुए को कहते हैं क्या करता है, तो कहते हैं पचती। ये चूल्हे पर धारण करवाते हुए को कहते हैं क्या करता है, क्या पचती। तो वहां बुद्धि विशेष में उस समय वो एक ही शक्यतावच्छेदक रहता है, या उसका उद्देश्य एक ही रहता है। इसलिए यहां पर आप उसमें अनेकता अथवा नानार्थकता नहीं मानेंगे। स घट है, स पट है, स मठ है, स छात्र है, स छात्रा इत्यादि रूप से आप तत्शब्द का अनेक अर्थों के लिए प्रयोग में तत्शब्द को अनेक अर्थों में प्रयोग में लाते हैं, किंतु वो जिस समय जिस अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है वो अर्थ ही उसका शक्य होता है, वही उसका वाच्य होता है, दूसरे नहीं होते। वैसे ही बुद्धि विशेष में आप जिस व्यापार को उद्देश्य करके पच धातु का प्रयोग करते हैं, अर्थात पच धातु के द्वारा जिस व्यापार को कहलवाना चाहते हैं, वही वहां पर उसका वाच्य हुआ, वही उसका अर्थ हुआ। इसलिए पच धातु नानार्थक नहीं है। एवंच इसी प्रकार आख्याते क्रियकत्व व्यवस्थापि अवच्छेदक बुद्धि विषय सैक्यमादाय। इसी प्रकार आख्याते में धातु के विषय में भी ये कह रहे हैं, धातु विषय भी क्रियकत्व व्यवस्थापि यद्यपि तत्र क्रियायाम वैवह अवान्तर व्यापाराः सन्ति तथापि तेषां समेषां व्यापाराणां समूह एका क्रिया इत्येवं एकत्व क्रियकत्व व्यवस्थापि अवच्छेदक बुद्धि विशेषैक्यमादाय अवच्छेदक बुद्धि विशेषैक्यमादाय अवच्छेदक बुद्धि विशेषस्य ऐक्यम आदाय, अर्थात अवच्छेदक बुद्धि विशेष की एकता को ध्यान में रख करके धातु की या धातु में भी क्रियकत्व व्यवस्था बैठती है, क्रियकत्व व्यवस्था बन पाती है। इसी बात को भर्तृहरि अपने वाक्य पदीय में कहते हैं, उक्तंच वाक्य पदीये गुणभूतैरवयवैः समूह क्रमजन्मनां बुद्ध्या प्रकल्पिता भेदः क्रियेति व्यपदिश्यते। गुणभूतैः अवयवैः समूह क्रमजन्मनां बुद्ध्या प्रकल्पिता भेदः क्रियेति व्यपदिश्यते। क्रमजन्मनां गुणभूतैः अवयवैः युक्तः समूह अथवा एवं अन्वय कार्य है। गुणभूतैः अवयवैः युक्तः क्रमजन्मनां व्यापाराणां समूह है, बुद्ध्या प्रकल्पिता भेदः समूह है। बुद्ध्या प्रकल्पितः अभेदः यस्य यस्मिन् वा स बुद्ध्या प्रकल्पिता भेदः, अर्थात येषां व्यापाराणां फूतकारत्वादीनां क्रमशः जन्म भवति अतः ते क्रमजन्मानः, तेषां क्रमजन्मनां समूह है, क्रमजन्मनां समूह है खलु यह व्यापार तेषां व्यापाराणां क्रमजन्मनां क्रमशः जन्म येषां ते क्रमजन्मानः तेषां क्रमजन्मनां समूह है। कीदृश समूह है का बुद्ध्या प्रकल्पिता भेदः, बुद्ध्या प्रकल्पित अभेदः यस्य वस्तुतस्तु तत्र अभेदः नास्ति भेदः अस्ति। यतो हि फूत्कारत्वम् अधसंतापनत्वं चुल्युपरिधारणत्वं यत्नत्वादि रूपेण एवं अनेके तत्र
अवान्तर व्यापारा भवन्ति भिन्ना भिन्ना, अतः ते भिन्ना भवन्ति इत्युक्ते तत्र तेषु सर्वेषु भेदः अस्ति। तथापि तेषां क्रमजन्मनाम् अवान्तर व्यापाराणां गुणभूतैः अवयवैः अवयवभूतैः, अर्थात ये पृथक्तः सन्तोपि यस्य समूहस्य गुणभूताः गुणीभूताः भवन्ति, विशेषणीभूता भवन्ति, अप्रधानीभूता भवन्ति, तादृशैः गुणभूतैः अवयवैः युक्तः क्रमजन्मनां समूहः यत्र बुद्ध्या अभेदः कल्पितः, वस्तुतस्तु तत्र ते भेदाः भिन्नाः भवन्ति इत्युक्ते अभेदः तत्र अभेदः नैव भेदः अस्ति, भिन्ना भिन्ना ते व्यापारा, तथापि बुद्ध्या तत्र एकत्वं कल्प्यते। बुद्ध्या अतः बुद्ध्या प्रकल्पिता भेदः, बुद्ध्या प्रकल्पितः अभेदः यस्मिन् यस्य वा तादृशः स समूहः क्रियेति व्यपदिश्यते। अर्थात जिनका क्रमशः जन्म हुआ है, फूतकार तो फूंक लगाना, फिर आग का प्रज्वलित होना, चूल्हे पर धारण करना, फिर चम्मच से उसको हिलाना, विकृति होने की स्थिति में नीचे उतारना, इत्यादि इत्यादि, ये क्रमशः होने वाला, क्रमशः जिनका जन्म है, ऐसे अवान्तर व्यापार जो कि इस एक अलग अलग व्यापार होते हुए भी एक व्यापार में गुणीभूत हो गए हैं, अर्थात अप्रधान हो गए हैं। एक को बुद्धि में प्रधान रख लिया और बाकी उसमें अप्रधान हो गए। तो इसलिए गुणभूत जो अवयव हैं, ऐसे अवयवों से युक्त क्रमशः जन्म जिनका हुआ, ऐसे अवान्तर जो व्यापार, उन व्यापारों का जो समूह है, उस समूह में बुद्धि के द्वारा अभेद की कल्पना कर ली गई। यद्यपि ये अवान्तर व्यापार भिन्न भिन्न है, फुत्कारत्व भिन्न है, चुल्लू परिधारणत्व भिन्न है, यत्नत्व भिन्न है, अन्य अन्य जो आप पाक क्रिया करते हैं तो जितने अवान्तर व्यापार दिखते हैं वो सारे के सारे भिन्न भिन्न व्यापार हैं, लेकिन उन सब में हम बुद्धि के द्वारा एकत्व की कल्पना कर लेते हैं। इसलिए फूंक मार रहा है तो भी क्या कहते हैं कि ये पका रहा है। जब वो आटा गूंद रहा है तो यद्यपि वो आटा गूंद रहा है, लेकिन पूछा जाए क्या कर रहा है तो कहते पका रहा है। चूल्हे में फूंक मार रहा है, कहा ये क्या कर रहा है तो कहा ये पका रहा है। वो चम्मच हिला रहा है कि क्या कर रहा है, कहा पका रहा है। तो वहां पाक क्रिया था, पच धातु के द्वारा उस पूरे समूह को कहा जा रहा है। वहां विशेष समूह को, एक विशेष किसी अवान्तर को न कह करके उस सब समूह, सब अवान्तर व्यापारों के गुणीभूत अवयवों के जिनका क्रमशः जन्म हुआ, उनके समूह को एकत्व बुद्धि की कल्पना करके, जिसे हम कहते हैं वो एक क्रिया होगी, क्रियकत्व व्यवस्था बन गई। अर्थात उसमें अवान्तर छोटे छोटे अनेक व्यापार होते हुए भी, भिन्न भिन्न व्यापार होते हुए भी बुद्धि के द्वारा हम उसको अभिन्न मान लेते हैं। ये तदनुकूल ही है, क्योंकि विकृति के अनुकूल, ये फूतकारत्व भी विकृति के अनुकूल ही चल रहा है, वहाँ चुल्लू परिधारणत्व भी विकृति के अनुकूल ही चल रहा है। एक ही फल को उद्देश्य करके, एक ही फल के अनुकूल सारे अवान्तर व्यापार हो रहे हैं। ऐसे अवान्तर व्यापार भिन्न भिन्न होते हुए भी उनमें हम बुद्धि के द्वारा एकत्व की कल्पना कर लेते हैं। ऐसी उस एक को हमने उसको एक क्रिया कह देते हैं। तो इसी बात को कहते हैं क्रियेति व्यपदिश्यते। उस अवान्तर व्यापारों के समूह को, या क्रमशः जिनका जन्म हुआ ऐसे अवान्तर व्यापारों के समूह को हम क्रिया ऐसा व्यपदेश कर देते हैं, ऐसा व्यपदिष्ट कर देते हैं, अर्थात विशेष आरोपित कर दिया जाता है। यद्यपि वो अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी उनमें एक आरोपित कर दिया जाता है। इस प्रकार ये धात्वर्थ, इस कारिका का जो धातु भाग था, कारिका में जो प्रथम चरण में कहा फल व्यापार और धातु, उस धातु का अर्थ ये बताया गया
फल और व्यापार, विकृति आदि विकृति फल को कहते हैं, और या विकृति आदि को फल कहते हैं। और व्यापार जो साध्य रूप में कहा जाने वाला जो क्रिया है उसको यहाँ धात्वर्थ व्यापार कहा गया है। इसका सार संक्षेप बता देता हूं। वो साध्य व्यापार तिङन्त क्रियापदों के द्वारा कहा जाता है, कृदंत पदों के द्वारा सिद्ध व्यापार कहा जाता है। ये अलग बात बताई, आगे बता दी जाएगी और अभी चर्चा संक्षेप में कर दी गई। तो ऐसा ये जो साध्य व्यापार है उसमें विशेष रूप से ये तीन चीजें रहती है। उसकी साध्यता रहती है, अर्थात साध्यावस्थापन्न होता है। उसमें भागवत्ता होती है, अर्थात कई अवान्तर व्यापारों का समूह वो होता है, इसलिए उसमें वो सारे के सारे अवान्तर व्यापार भाग बने रहते हैं, हिस्सा, एक पार्ट्स। तो भागवत्ता रहती है, और वो भागभूत जो अवान्तर व्यापार वो क्रमशः होते हैं, इसलिए क्रमवत्ता भी होती है। तो इसकी ये तीन विशेष बातें हुई, साध्यता या साध्यावस्था पन्नता, भागवत्ता और क्रमवत्ता। ऐसा ये धात्वर्थ व्यापार है। वो अवान्तर व्यापार अनेक होते हुए भी बुद्धि के द्वारा उसको एक मान लिया जाता है, क्योंकि सबका उद्देश्य एक ही दिशा में है। विकृति के अनुकूल सारे व्यापार हो रहे हैं, सबकी दिशा विकृति ही है। ओदन में विकृति हो जाए तदनुकूल ही फुत्कारत्व भी हो रहा है, फुत्कार भी हो रहा है, हृदय संतापन हो रहा है, सारे यत्न हो रहे हैं। तो इसलिए वो एक दिशा में जाने के कारण से, एक फलोद्देश्यक होने के कारण से वो भिन्न भिन्न होते हुए भी बुद्धि के द्वारा उसमें अभिन्नता की कल्पना कर ली जाती है। ये धातु का अर्थ हुआ। आगे अगले वीडियो में, क्योंकि ये यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, 5-7 दिन से मैं देख रहा हूँ कि ये 23 मिनट से ज़्यादा वीडियो इसमें होता नहीं है, लंबा होते ही 2 खंड हो जाते हैं और फिर वो बहुत मुश्किल से चढ़ पाता है, इसको कंप्रेस करना पड़ता है। तो इसलिए अगले वीडियो में तिङर्थ को बताएंगे। फल व्यापार और धातु ये बता दिया गया, अगले तिङर्थ को पुनः आगे बताएंगे। इसी बात को ये मूल पंक्ति में लिखते हैं, मूल भूषण सार में लिखते हैं, धात्वर्थम निरूप्य तिङर्थम है। धात्वर्थ का निरूपण कर दिया, अब आगे तिङर्थ को कहा जाएगा।